बैराट सभ्यता। सवाल 101। बैराट सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के किसने प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आती है और यह किस नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है? जवाब, कोटपुतली बहरोड जिला। पहले ये जयपुर जिले में था। बाणगंगा नदी, जिसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है, के किनारे। सवाल 102। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, जहां पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था और जिसका आधुनिक नाम बैराट है? जवाब, विराटनगर। विराटनगर। सवाल 103। बैराट सभ्यता स्थल की सर्वप्रथम खोज और प्राथमिक उत्खनन वर्ष 1936-37 में किस महान भारतीय पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? जवाब, राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा। सवाल 104। स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1962-63 में बैराट का व्यापक और वैज्ञानिक उत्खनन किन 2 पुरातत्वविदों के निर्देशन में संपन्न हुआ था? जवाब, नीलरत्न बैनर्जी NR बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित KN दीक्षित। सवाल 105। बैराट में पुरातात्विक अवशेष मुख्य रूप से किन 3 पहाड़ियों या डूंगरियों से प्राप्त हुए हैं, जो RPSC के कूट वाले प्रश्नों में आती है? जवाब, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी। सवाल 106। वर्ष 1837 ईस्वी में बीजक की पहाड़ी से सम्राट अशोक का प्रसिद्ध भाब्रू शिलालेख भाब्रू रॉकी डेक किसने खोजा था? जवाब, कैप्टन बर्ट ने। सवाल 107। भाब्रू शिलालेख सम्राट अशोक के किस धर्म के प्रति अटूट विश्वास और अनुयायी होने का सबसे बड़ा और पुख्ता पुरातात्विक प्रमाण है? जवाब, बौद्ध धर्म के प्रति। इसमें अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। सवाल 108। कैप्टन बर्ट द्वारा खोजे गए इस ऐतिहासिक भाब्रू शिलालेख को वर्तमान में संरक्षण हेतु किस संग्रहालय में रखा गया है? जवाब, एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय, कोलकाता कैलकाटा म्यूजियम में इसे 1840 में वहां स्थानांतरित कर दिया गया था। सवाल 109। वर्ष 1871-72 में भीम जी की डूंगरी से अशोक का दूसरा शिलालेख लघु शिलालेख खोजने का श्रेय किसे जाता है? जवाब, कालाइल ACL काली को। सवाल 110। भारत में सर्वप्रथम गोल बौद्ध मंदिर, सर्कुलर बुद्धिस्ट टेंपल, स्तूप और बौद्ध मठ मॉनेस्ट्री के अवशेष किस स्थान से मिले हैं? जवाब, बैराट बीजक की पहाड़ी से। ये भारत के प्राचीनतम मंदिर के साक्ष्य माने जाते हैं। सवाल 111। बैराट से मिट्टी के एक पात्र में लिपटी हुई कुल कितनी प्राचीन मुद्राएं सिक्के प्राप्त हुई है, जो यहाँ के व्यापार को दर्शाती है? जवाब, कुल 36 मुद्राएं कॉइन्स। सवाल 112। इन 36 मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं चांदी की, पंचमाक, आहत सिक्के हैं और कितनी इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं की हैं? जवाब, 8 पंचमाक मुद्राएं और 28 इंडो ग्रीक राजाओं की मुद्राएं। सवाल 113। इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से अकेली 16 मुद्राएं किस सुप्रसिद्ध यूनानी विजेता व शासक की हैं, जिससे बैराट का संबंध जुड़ता है? जवाब, राजा मेनेंडर की। सवाल 114। बैराट से मिले ये सभी 36 सिक्के किस प्रकार के कपड़े में लिपटे हुए पाए गए थे, जो कपड़ा उद्योग की प्राचीनता सिद्ध करता है? जवाब, हाथ से बुने सूती कपड़े, हैंडवोवन कॉटन क्लॉथ में। सवाल 115। चीनी यात्री ह्वेनसांग युआनचांग ने 7वीं सदी लगभग 634 ईस्वी में बैराट की यात्रा की थी। उसने अपने यात्रा वृतांत में इस क्षेत्र को क्या नाम दिया था? जवाब, पारयात्र पोलियटोलो, और बताया था कि यहाँ 8 बौद्ध मठ थे। सवाल 116। किस क्रूर हून आक्रांताकुना रूलर ने बैराट के इन सभी भव्य बौद्ध मठों और मंदिरों को तोड़कर पूरी तरह तहस नहस कर दिया था? जवाब, मिहिरकुल मिहिराकुला ने। सवाल 117। बैराट की पहाड़ियों की चट्टानों पर गहरे लाल रंग से लिखे गए प्राचीन अक्षर मिले हैं। इस गुप्त या रहस्यमय लिपि को क्या नाम दिया गया है? जवाब, शंख लिपि, शंख स्क्रिप्ट। सवाल 118। भीम जी की डूंगरी पर स्थित एक विशाल गहरे पानी के कुंड को स्थानीय लोग भीमलत कहते हैं। इसका संबंध किस पौराणिक काल से जोड़ा जाता है? जवाब, महाभारत काल से। माना जाता है कि भीम ने लात मारकर द्रौपदी के लिए पानी निकाला था। सवाल 119। स्वर्ण मंजूषा सोने का कलश बैराट में राजा रामसिंह के समय 1870 के दशक में खंगारोग जी द्वारा की गई खुदाई में एक सोने का संदूकचा मिला था। उसमें क्या था? जवाब, माना जाता है कि उसमें भगवान बुद्ध के अवशेष अस्थियां थे, जो बाद में गायब या नष्ट हो गए। सवाल 120। बैराट से मौर्यकालीन पॉलिश युक्त पत्थरों के टुकड़े मिले हैं, जो किस महान सम्राट के काल के सिंह स्तंभों या कलाकृतियों से मेल खाते हैं? जवाब, सम्राट अशोक, एम्परर अशोका के काल के। सवाल 121। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर किस प्रकार के पवित्र धार्मिक चिन्ह सिंबल्स उकेरे गए मिले हैं? जवाब, स्वास्तिक, स्वस्तिका और त्रिरत्न के चिन्ह। सवाल 122। मध्यकाल में मुगल सम्राट अकबर का बैराट से क्या संबंध था, जिसके अवशेष आज भी वहां देखे जा सकते हैं? जवाब, अकबर ने यहाँ एक शाही टकसाल मिंट स्थापित की थी, जहाँ तांबे के सिक्के दाम ढाले जाते थे, और यहाँ अकबरी सूजा शिकारगाह भी है। सवाल 123। बैराट सभ्यता मुख्य रूप से किस कालखंड का प्रतिनिधित्व करती है, लौह युग या कांस्य युग? जवाब, यह मुख्य रूप से लौह युगीन आयन एज एवं मौर्यकालीन सभ्यता है। सवाल 124। प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों रॉक पेंटिंग्स की प्रचुरता के कारण बैराट को किस अन्य उपनाम से भी जाना जाता है? जवाब, प्राचीन युग की चित्रशाला। सवाल 125। बैराट सभ्यता के अचानक पतन का सबसे प्रमुख कारण इतिहासकारों ने किसे माना है? जवाब, विदेशी हून आक्रमण, विशेषकर मेहरकुल का क्रूर आक्रमण और अरावली क्षेत्र में होने वाले राजनीतिक बदलाव। खंड ख, गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना, ताम्रयुगीन जर्नी। सवाल 126 से 150। सवाल 126। गणेश्वर सभ्यता वर्तमान में राजस्थान के किस नए जिले में स्थित है और यह किस मौसमी आंतरिक प्रवाह की नदी के मुहाने पर विकसित हुई थी? जवाब, नीम का थाना जिला। पहले ये सीकर जिले का हिस्सा थी, कांतली नदी कंटली रिवर के उद्गम स्थल पर। सवाल 127। गणेश्वर सभ्यता की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1972 में राजस्थान विश्वविद्यालय के किस सुप्रसिद्ध पुरातत्वविद ने की थी? जवाब, रतन चंद्र अग्रवाल RC अग्रवाल ने। सवाल 128। वर्ष 1977-78 में राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से गणेश्वर का विस्तृत वैज्ञानिक उत्खनन किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था? जवाब, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के निर्देशन में। सवाल 129। पूरे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सहित सभी ताम्र बस्तियों को तांबे की आपूर्ति करने के कारण गणेश्वर को क्या गरिमामयी उपनाम दिया गया है? जवाब, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, मदर ऑफ कॉपर सिविलाइजेशंस। सवाल 130। पुरातत्व के क्षेत्र में अपनी अत्यधिक प्राचीनता और ताम्र संस्कृति का मूल केंद्र होने के कारण गणेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जवाब, पुरातत्व का पुष्कर ऑफ आर्कियोलॉजी। सवाल 131। रेडियो कार्बन C कैरेट 14 तिथि निर्धारण के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का सर्वमान्य कालक्रम क्या माना गया है, जो इसे हड़प्पा से भी प्राचीन सिद्ध करता है? जवाब, लगभग 2800 ईसा पूर्व 2800 टेक्स्ट BCE।
सवाल 132 गणेश्वर से प्राप्त तांबे के उपकरणों की सबसे बड़ी वैज्ञानिक विशेषता क्या है जो इसकी शुद्धता को प्रमाणित करती है? जवाब, यहाँ से मिले तांबे के औजारों में 99% शुद्ध तांबा प्योर कॉपर पाया गया है। इसमें किसी अन्य धातु जैसे रंगा या टीन का मिश्रण नहीं है। सवाल 133 आरपीएससी का बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न, गणेश्वर से तांबे का कौन सा ऐसा उपकरण मिला है जो ये सिद्ध करता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी थे या नदी में शिकार करते थे? जवाब, तांबे का मछली पकड़ने का कांटा फिश हुक। सवाल 134 मछली पकड़ने का कांटा मिलना कांतली नदी के प्राचीन स्वरूप के बारे में क्या महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य प्रकट करता है? जवाब, ये सिद्ध करता है कि प्राचीन काल में कांतली नदी कोई सूखी या मौसमी नदी नहीं बल्कि एक बारहमासी नदी पेरेनियल रिवर थी जिसमें प्रचुर मात्रा में मछलियां थीं। सवाल 135 गणेश्वर के निवासी तांबे के अस्त्र शस्त्रों में मुख्य रूप से कौन सा ऐसा अनोखा अस्त्र बनाते थे जिसका सिरा मुड़ा हुआ या दोधारी होता था? जवाब, तांबे के बानाग्र, एरोहेड्स, भाले और कुल्हाड़ियां। सवाल 136 यहाँ से तांबे की एक विशेष प्रकार की पिन हेयर पिन मिली है जो दोहरी छल्लेदार स्पाइरल हेडेड पिन है। ये पिन किस विदेशी सभ्यता में भी पाई गई है? जवाब, पश्चिम एशिया और मध्य एशिया जैसे ईरान और सुमेरिया की सभ्यताओं में, जो इसके विदेशी व्यापारिक संपर्क को दर्शाती है। सवाल 137 गणेश्वर से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों मृदभांडों को पुरातत्व की भाषा में क्या विशिष्ट नाम दिया गया है जो हल्के काले और नीले रंग के होते थे? जवाब, कृपिंशवर्णी मृदभांड, कृपष्णावर्णी पॉटरी या काले व नीले रंग के पात्र। सवाल 138 पूरे हड़प्पा काल में बस्तियों की सुरक्षा के लिए ईंटों के परकोटे मिलते हैं परंतु गणेश्वर में मकान और सुरक्षा दीवारें किस सामग्री से बनाई जाती थी? जवाब, पत्थरों से स्टोन कंस्ट्रक्शन। यहाँ ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य बिल्कुल नहीं मिले हैं। मकान और बांध पत्थरों के बने थे। सवाल 139 कांतली नदी में आने वाली भीषण बाढ़ से अपनी बस्ती को बचाने के लिए गणेश्वर के लोगों ने पत्थरों का क्या बनाया था जो इंजीनियरिंग का प्राचीन नमूना है? जवाब, पत्थरों का विशाल बांध या परकोटा, स्टोन डम। सवाल 140 गणेश्वर के लोग इतनी विशाल मात्रा में तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे जो उनके बिल्कुल नजदीक स्थित था? जवाब, खेतड़ी, झुंझुनू, नीमका थाना क्षेत्र की समृद्ध तांबा खदानों से। सवाल 141 क्या गणेश्वर के लोग सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अधीन थे या उनके व्यापारिक साझेदार थे? जवाब, वे अधीन नहीं बल्कि मुख्य व्यापारिक साझेदार थे। वे तैयार तांबा और कच्चे माल को सिंधु वासियों को निर्यात एक्सपोर्ट करते थे। सवाल 142 गणेश्वर से प्राप्त तांबे की कुल्हाड़ियों की धार कैसी है जो समकालीन बर्तनों और लकड़ियों को काटने के काम आती थी? जवाब, अत्यंत पैनी और मोटी धार वाली कुल्हाड़ियां, फ्लैट एक्सेस। सवाल 143 गणेश्वर संस्कृति मुख्य रूप से किस आर्थिक गतिविधि पर टिकी हुई थी क्योंकि यहाँ कृषि के साक्ष्य बहुत कम मिले हैं? जवाब, शिकार, हंटिंग और पशुपालन पर क्योंकि तीर और मछली के कांटे इसकी गवाही देते हैं। सवाल 144 यहाँ से प्राप्त कुछ मिट्टी के बर्तनों पर किस प्रकार की नक्काशी या डिजाइन देखने को मिलती है? जवाब, छेनी से काटकर बनाई गई जालीदार और लहरदार रेखाओं की डिजाइन। सवाल 145 गणेश्वर सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते थे? जवाब, खुली भट्टियों या आवा पद्धति का, जिससे बर्तनों का रंग पूरी तरह लाल या बादामी हो जाता था। सवाल 146 गणेश्वर स्थल के पास ही नीमका थाना में स्थित वह दूसरा कौन सा ताम्रयुगीन स्थल है जहाँ से भी तांबे के अवशेष मिले हैं? जवाब, चितवाड़ी और दधिया क्षेत्र। सवाल 147 गणेश्वर सभ्यता का विनाश मुख्य रूप से किस कारण से माना जाता है जो कांतली नदी से जुड़ा है? जवाब, कांतली नदी का भयानक रूप से सूख जाना या जलवायु परिवर्तन के कारण मरुस्थलीकरण का बढ़ना। सवाल 148 बैराट और गणेश्वर सभ्यताओं का आपस में क्या मुख्य अंतर है जो परीक्षा में तुलनात्मक रूप से पूछा जाता है? जवाब, बैराट लौह युगीन व मौर्यकालीन नगरीय व बौद्ध प्रधान है जबकि गणेश्वर ताम्रयुगीन ग्रामीण पाषाण ताम्र प्रधान संस्कृति है। सवाल 149 हाल ही के वर्षों में राजस्थान सरकार ने गणेश्वर के पुरातात्विक महत्व को देखते हुए वहां किस प्रकार के विकास कार्य किए हैं? जवाब, वहां एक अत्याधुनिक पैनोरमा और रिसर्च सेंटर की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि पुरावशेषों को संजोया जा सके। सवाल 150 संपूर्ण रूप से गणेश्वर सभ्यता का भारतीय प्रागैतिहासिक इतिहास में क्या सर्वोच्च स्थान है? जवाब, गणेश्वर भारत की उस आदिम धातु चेतना का उद्गम स्थल है जिसने देश को पाषाण युग से निकालकर धातु ताम्र युग में प्रवेश कराया। यदि गणेश्वर की खदानों और कारीगरों ने 99% शुद्ध तांबे का आविष्कार न किया होता तो शायद सिंधु घाटी जैसी महान महानगरीय सभ्यता को अपने औजार और हथियार कभी नहीं मिल पाते। ये राजस्थान की धरती का भारत के गौरव को सबसे बड़ा और शाश्वत योगदान है। 1. भाब्रू शिलालेख की वर्तमान स्थिति का जाल। आयोग का जाल। अशोक का सुप्रसिद्ध भाब्रू शिलालेख आज भी जयपुर के अल्बर्ट हॉल संग्रहालय में सुरक्षित है। ट्रैप से बचने का तोड़, ये सरासर गलत है और आयोग का पसंदीदा फंसाने वाला विकल्प है। भाब्रू शिलालेख कोलकाता के एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में सुरक्षित है, जयपुर में नहीं। 2. धातु की शुद्धता का भ्रामक कूट। आयोग का जाल। गणेश्वर ताम्र संस्कृति के लोग तांबे में प्रचुर मात्रा में टीन और कांसा मिलाकर मजबूत हथियार बनाते थे। सत्य तथ्य बिल्कुल गलत। गणेश्वर के तांबे की सबसे बड़ी खूबी ही यही है कि यह 99% शुद्ध तांबा है। वे तांबे में मिश्रण करने की कला, कांसा बनाने की कला से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। बैराट कोटपुतली बहरोड खोज 1936 में दयाराम साहनी ने की। बाणगंगा नदी। सम्राट अशोक का भाब्रू शिलालेख 1837। कैप्टन बट। भारत का पहला गोल बौद्ध मंदिर। 36 मुद्राएं 28 इंडो ग्रीक 16 मिनेंद्र की सूती कपड़े में लिपटी मिली। हुन मेहरकुल द्वारा विनाश। गणेश्वर नीमका थाना खोज व उत्खनन 1972-78 में आर सी अग्रवाल व विजय कुमार द्वारा। कांतली नदी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी व पुरातत्व का पुष्कर। 99% शुद्ध तांबा। मछली पकड़ने का कांटा 12मासी नदी का सबूत। मकान व बांध पत्थरों के बने ईंटों का प्रयोग नहीं।